उसी का जो आगे का रूप है वो आगे का रूप हम समझेंगे। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच पियाजे की थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, पियाजेट थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो मैं आज लेके आया हूं। मैंने कल आपको कोहल वर्ग का एक बेसिक मैंने बताया हुआ था, फिर मैंने उसको वहां पे छोड़ा। तो मैंने इसलिए छोड़ा कि पहले ये मैं क्लियर कर लूंगा आपके बीच। पहले पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो मैं क्लियर कर लूंगा, तब फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने इसलिए रोका हुआ था क्योंकि जो जो मोरल डेवलपमेंट की जो खोजने का काम जो शुरू किया था, मोरल डेवलपमेंट खोजने का काम शुरू में जो है सही तरीके से नैतिक विकास को खोजने का काम, उस पर आविष्कार करने का, उस पर अनुसंधान करने का काम जो पियाजे जी ने किया हुआ था। पियाजे जी ने जब अपने वो दो लड़कियों और एक लड़के के ऊपर, जो दो लड़कियां और एक लड़के, उनके जो तीनों बच्चे थे, उन तीनों बच्चों पर जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, तो उस टाइम पे सबसे पहले अध्ययन उन्होंने इसी से शुरू किया, मोरल डेवलपमेंट से ही। उन्होंने देखा बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट से शुरू किया। तो मोरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने बहुत थोड़ा सा देखा, फिर उनको लगा बच्चों में तो संज्ञान का विकास हो रहा है। तो फिर वहां से वो 1932 में जब वो मोरल डेवलपमेंट को देख रहे थे, तो उसके बाद फिर वो बच्चों को आगे देखने लगे, उनका संज्ञानात्मक का विकास देखने लगे, तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को छोड़ दिया। मोरल डेवलपमेंट उन्होंने उतना काम नहीं किया, मोरल डेवलपमेंट पर उन्होंने उतना काम नहीं किया, उन्होंने थोड़े से ही काम किए, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर आगे चले गए कहा, फिर वो संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने काम किया। तो संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने बाकायदा अच्छी तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो उनमें जो उन्होंने पहले शुरू किया हुआ था मोरल डेवलपमेंट को, तो मोरल डेवलपमेंट वो क्या था, जो बेस था, उसी बेस को कोहलबर्ग ने फॉलो किया। उसी बेस को जो उनका पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट था, उसी को उन्होंने जब फॉलो किया, वह क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट पियाजे की क्या बात थी वो मैंने पढ़ा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है कोहलबर्ग जी पियाजे जी को मानते, पियाजे को भी फॉलो करते, पियाजे के जो स्टेजेस थे उसी स्टेजेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। पियाजे के स्टेजेस को कोहलबर्ग कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने स्टेजेस कल कोहलबर्ग के तो बता दिया आपको, तीन स्टेज बता दिए, तीनों में दो दो थे, तो मैंने आपको बता दिए, मैंने बेस बताया। फिर मैंने कहा कि पहले पियाजे को हम समाप्त कर लेंगे, पहले पियाजे को जो है उनकी थियरी को समझ लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक जो है अच्छी तरह से बेस बन जाए। तो चलिए आज हम वहीं से शुरू करते हैं, पियाजे की थियरी से तो है शुरू करेंगे। तो पियाजे के थियरी से शुरू करने से पहले हम जो है, कल हमने नैतिकता के बारे में पढ़ा हुआ था, तो नैतिकता को एक बार और वापस से समझ लेंगे कि नैतिकता क्या है। नैतिकता को हम एक बार वापस से समझ लेंगे। नैतिकता को एक बार वापस से समझेंगे कि नैतिकता क्या है। चलिए तो नैतिकता को समझते हैं, क्योंकि पियाजे की जो थियरी है वह मोरल डेवलपमेंट पर है, तो मोरल डेवलपमेंट पर थियरी है, तो हम जो है पहले सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट है क्या, नैतिक विकास है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि नैतिक विकास क्या है। कल मैंने नैतिकता के बारे में तो बताया था कि नैतिक विकास क्या है, वह उस संस्कृति द्वारा जो बनाए गए नियम है, उन बनाए गए नियमों को पालन करना है, उन बनाए गए नियमों को पालन करना, और बनाए गए नियमों को जो बच्चा पालन करता है या पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वही जो गुण सीखता है वही गुण होते हैं क्या, वह नैतिक विकास होते हैं। तो नैतिक विकास जो है वह एक सकारात्मक रूप में आचरण करना, वही होता है नैतिकता। पहले नैतिकता को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नैतिकता क्या है, तो नैतिकता एक सकारात्मक रूप में आचरण को स्वीकार करना या आचरण को अपने जहन में लेके आना, इंटरलाइज करना, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं नैतिकता। यानी नीति के अनुसार आचरण करना, नीति के अनुसार आचरण करना, जो भी नीति नियम है उसी नियम के अनुसार आचरण करना, वही कहलाता है क्या, नैतिकता कहलाती है। नीति के अनुसार आचरण करना नैतिकता कहलाता है। नीति के अनुसार जो हम आचरण करते हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं कि भाई जो है बड़ों का आदर करना है, छोटों का सम्मान करना है, और जो है अपनी जो चीज है, जो सार्वजनिक चीज है उनका सम्मान करना है, उनको ठेस नहीं पहुंचाना, जो जानवर है उन सभी का, जितने भी हमारे आसपास, कल मैंने बहुत सारे जो है आपको बताए हुए थे, तो इसके बारे में जो जानना और जान करके उन्हीं को फॉलो करना, उनको नियमों को मानना उसी को कहते हैं, उन्हीं आचरण को कहते हैं क्या, उसको नैतिकता कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, तो प्रेम आता है, भाईचारा आता है, करुणा, दया, स्वभाव, सद्भावना, मंगल भावना, कामना, ये सब चीजें जो है, सत्य, अहिंसा की भावना, यह सब जो है नैतिकता के क्या है, उदाहरण है। तो नैतिकता के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो नैतिकता के उदाहरण ले सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं नैतिकता को कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेम,
सद्भावना, सद्भावना, करुणा, 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 फिर उसके बाद दया, सहयोग, दया, सहयोग, नियमों को मानना, नियमों को मानना, सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा, मंगल कामना, मंगल कामना, न्यायप्रियता, ये सारे भाव क्या है? ये सारे भाव नैतिकता के भाव हैं। क्या? अगर किसी व्यक्ति में कोई बालक में ये सब भाव विकसित हो रहे हैं, कौन कौन से भाव? तो न्याय, सद्भावना, करुणा, दया, सहयोग, नियमों को मानना, सत्य, अहिंसा, मंगल कामना, न्यायप्रियता, ये सब अगर किसी बच्चे में जो है वह अगर विकसित हो रहे हैं, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे कि बच्चे में नैतिकता आ रही है, नैतिकता आ रही है। अब यह नैतिकता अलग अलग चरणों में आती है, अलग अलग चरणों में आती है, और यह नैतिकता जो है वह समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। यह नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं अगर वही प्रेम, वही सद्भावना, वही करुणा, वही दया, वह अगर निगेटिव होता है, समाज के अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल होता है, तो क्या कहते हैं? तब वह जो है वह अनैतिक भाव में चला जाता है, वह अनैतिक भाव में चला जाता है। अगर वही अनुकूल भाव में चलता है, समाज के रूप में चलता है, समाज जैसे से कह रहा है वैसे वैसे चलता है, तो उसे कहते हैं क्या? उसको नैतिक कहते हैं। अगर वह उसके अपोजिट जाता है, विरुद्ध जाता है, तो विरुद्ध जाकर के इन नियमों का पालन नहीं करना, सहयोग ना करना, प्रेम जो है वह अलग भाव रखना, सद्भावना अलग भाव रखना, करुणा का नहीं रखना, तो ऐसी बातों में अगर वह जो है सकारात्मक ना जाकर के नकारात्मक जाता है, तो उसे अनैतिक कहते हैं। वही सकारात्मक रहता है तो उसे कहते हैं नैतिक। तो नैतिक जो है सकारात्मक और नकारात्मक, यानी नैतिक और अनैतिक, सकारात्मक नकारात्मक ना करके उसको नैतिक और अनैतिक कहेंगे। तो नैतिक और नैतिक होना कैसे होता है? तो नैतिक होना कब होता है? तो नैतिक होने के लिए वह समाज द्वारा जो स्वीकृत, समाज द्वारा, देश द्वारा, उस फैमिली द्वारा, उन लोगों द्वारा, उस कल्चर द्वारा जो बनाए गए नियम है, जो रूढ़िता है, उनको उसके आधार पे अगर बच्चा चलता है, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं नैतिकता। तो नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत होती है। नैतिकता, नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत होती है। अब इसी स्वीकृत पे क्या करना? जब बच्चा चलता है, इसी स्वीकृत पे इन सभी चीजों को जब स्वीकार करता है, उसे कहते हैं नैतिकता। कल मैंने बताया हुआ था कि नैतिक विकास के पक्ष जो है वो 4 है। नैतिक विकास के पक्ष मैंने 4 बताए थे। नैतिक विकास के पक्ष मैंने 4 बताए थे। तो 4 क्या बताए थे? मैंने 4 बताए थे, चारों अलग अलग नाम बताए थे। पहले को कहते मैंने कहा था कि नैतिक ज्ञान होना, मैंने सब कहा था कि नैतिक ज्ञान होना। पहला मैंने नैतिक ज्ञान बताया था। दूसरा मैंने नैतिक संप्रत्यय बताया था, नैतिक संप्रत्यय, मैंने नैतिक संप्रत्यय बताया था। तीसरा मैंने बताया था नैतिक तर्क, नैतिक तर्क मैंने बताया हुआ था। और जो फिर मैंने चौथा जो मैंने बताया हुआ था, वो मैंने बताया हुआ था क्या? नैतिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार। ये 4 चीजें, नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार, ये इतने नैतिकता के पक्ष मैंने बताए हुए थे। इन पक्षों पर नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का विकास होता है तो सबसे पहले नैतिक ज्ञान को बच्चा लेता है, जो भी है ये सारे ज्ञान को समाज से जो स्वीकृत है, जो समाज के स्वीकृत है, उन स्वीकृत से उन ज्ञान को लेता है और फिर उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ट्रायल एरर करके उसको जो है सीखता है, उसका कॉन्सेप्ट बनाता है, नैतिक संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट बनाता है। यानी जब उसको दंड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वह नियमों को जब वो पढ़ लेता है, नियमों को समझ लेता है, तो उसके अंदर में वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो नैतिक संप्रत्यय बनना, फिर उस नैतिकता के बीच में तर्क करना कि यह सही है, यह गलत है, इसको सही कहा गया है, इसको गलत कहा गया है। जानवर को नहीं मारना चाहिए, जानवर को हमने पढ़ा हुआ है, हमारे मम्मी पापा ने कहा, हमारे सभी लोगों ने कहा कि जानवर को नहीं मारना चाहिए, जानवर को नहीं मारना चाहिए, इसलिए यह गलत है। गलत क्यों है? कि जानवर क्या है? जानवर अबोल है, जानवर ये नहीं कहेगा कि हमको चोट लग रही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या? उसके बीच में तर्क लगाना, हमको मारा जाता है, जानवर को क्यों नहीं मारा जाता है? तो यहाँ पे किसी भी जीव को नहीं मारना है, किसी भी जीव को नहीं मारना, कोई भी जीव है उस जीव को नहीं मारना, मारना तो है ही नहीं, हिंसा तो करनी ही नहीं, अहिंसा भाव रखना है। तो
अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, इन दोनों के बीच के कॉन्सेप्ट के बीच में तर्क जब बच्चा लगाने लगता है, तर्क लगाने लगता है, तो उसको जो उसका नैतिकता का विकास और हो जाता है। तो तर्क जब विकसित हो जाता है तो उसी को बच्चा क्या करता है, अपने मस्तिष्क, अपने जहन में रख लेता है, उसको व्यवहार के रूप में लेने लगता है। वह अब हिंसा और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, सद्भावना और असद्भावना, इन सभी चीजों के बारे में बच्चा अंतर करने लगता है। तो जब ये सारी चीजें उसके अंदर में आकर के भर जाती है, तो क्या होता है, उसके अंदर में नैतिकता आ जाती है। तो नैतिकता आने के लिए ये 4 पक्ष जो है वो बताए गए थे, मैंने कल चर्चा करी हुई। चलिए, तो नैतिकता के बारे में मैंने बता दिया। अब इसी नैतिक सिद्धांत के, नैतिक विकास के बारे में, नैतिक विकास के बारे में पियाजे जी ने अपने ही बच्चों पर, जो उनके 3 बच्चे थे, उन तीनों बच्चों पर वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। पियाजे जी अपने इन तीनों बच्चों पर लगातार लगातार वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो ऑब्जर्व करते करते उन्होंने देखा कि बच्चे जो है कैसे आपस में कैसे विकास कर रहे हैं, और कैसे एक चीजों को, दूसरी चीजों को वो समझ रहे हैं, और उनके अंदर में क्या क्या गुण विकसित हो रहा है। तो गुण विकसित हो रहा है, वो कहाँ से सीख रहे हैं, इन सब चीजों को उन्होंने बिल्कुल बारीकी से, माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने पर पाया, ऑब्जर्व करने पर उन्होंने पाया कि बहुत सारे विकास जो है बच्चों के अंदर में देखे जा रहे हैं, नैतिक विकास जो है वो देखे जा रहे हैं। तो चलिए वो हम चर्चा कर लेते हैं। उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या था। ओके, चलिए। तो हाँ, क्या है नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता तो हो गया। अब ये जो पियाजे का जो है वो सिद्धांत पढ़ लेंगे, चैट भी जरा खोल लेते हैं। हाँ चलिए, तो नैतिकता हमारा हो गया। अब यहाँ से चलेंगे पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इस नैतिकता के बारे में, नैतिक विकास के संदर्भ में क्या पियाजे जी क्या कहते हैं, उसके बारे में चलते हैं। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत समझते हैं। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे पियाजे जी जो है, पियाजे जी बात क्या करते हैं, पियाजे जी कहते हैं, पियाजे ने नियमों, अधिकारों, दोषों, पापों, अत्याचारों के मूल्यांकन में समानता और पर निर्भरता से संबंधित प्रश्नों और कहानियों के माध्यम से बहुत सारा कुछ अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया, अपने बच्चों पर भी अध्ययन किया और बाहर भी अध्ययन किया। उन्होंने अपने बच्चों पर भी अध्ययन किया और बाहर भी उन्होंने अध्ययन किया और पाया। ब्लैक पेन, उन्होंने पाया कि, उन्होंने क्या किया कि जितने भी नियम हैं, नियम हो, नियमों, अधिकारों, अधिकारों, सद्भावना और नैतिक गुण, जितने भी नैतिक गुण थे, उन नैतिक गुणों पर, उन नैतिक गुणों पर, उन नैतिक गुणों पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूल्यांकन किया और उस पर बहुत सारे प्रश्न बनाए। मूल्यांकन किया, बहुत सारे प्रश्न बनाए इस पर, नियमों, अधिकारों, सद्भावना और नैतिक गुणों पर बहुत सारे प्रश्न बनाए, और उससे सूचना एकत्रित करी अपने बच्चों पर और कुछ बाहर से, अपने बच्चों पर भी एकत्रित किया और बाहर के बच्चों से जो है वह एकत्रित किया और फिर उसका विश्लेषण किया। यानी इस पर कार्य करने के बाद उन्होंने जो है वह सूचना एकत्रित करी। ब्लैक पेन नहीं है, तो उन्होंने सूचनाएं एकत्रित करी, सूचनाएं एकत्रित करी। अब वो सूचनाएं एकत्रित करने के बाद, सूचनाएं एकत्रित करी और उसका विश्लेषण किया। क्या किया, विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद पाया, विश्लेषण किया और पाया, क्या पाया, विश्लेषण किया और पाया कि यहाँ पे बच्चों के अंदर में कई प्रकार के जो है, कई स्टेज में जो है बच्चों के अंदर में नैतिक विकास हो रहे हैं, कई स्टेज में नैतिक विकास हो रहे हैं, और फिर उस पर जो है उन्होंने रिसर्च किया। इसीलिए इनको जो है पियाजे जी को क्या कहा जाता है, पियाजे जी ने सबसे पहले नैतिक विकास के क्षेत्र में रिसर्च करना प्रारंभ किया। पियाजे जी ने सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि नैतिक विकास के क्षेत्र में सबसे पहले मतलब अध्ययन किसने प्रारंभ किया, तो पियाजे जी ने नैतिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया, कार्य करना प्रारंभ किया, बट इन्होंने पूरा नहीं किया, इन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया।
पूरा किया बट इन्होंने अधूरा, इन्होंने पूरा नहीं किया। इनको जब कर रहे थे तो करते करते इनको मिल गया संज्ञानात्मक, बच्चों के अंदर में संज्ञान विकास हो रहा है तो संज्ञानात्मक की तरफ चले गए, मोरलिटी को इन्होंने छोड़ दिया, मोरल को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। तो ये पूरा शुरू तो किया बट इन्होंने पूरा नहीं किया, शुरू किया कुछ चीजें इन्होंने बताई, बताने के बाद इन्होंने छोड़ दिया। बताई कहा, उन्होंने लिखा कहा, उन्होंने जो है उनकी पुस्तक थी जो पुस्तक 1932 में 1932 में वो छपी। उस पुस्तक का नाम था क्या था? तो पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक में जो है उन्होंने इसका नैतिक विकास के जो भी उन्होंने अध्ययन किए स्टेज में होते हैं, स्टेज में कैसे होते हैं, वो सारे अध्ययन को उन्होंने इसमें लिखा और उन्होंने कहा कि बच्चों का जो नैतिक निर्णय है वो एक निश्चित क्रम में होता है। उन्होंने बताया कि बच्चों का जो नैतिक निर्णय है वह नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं, कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमको झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हमको लोगों का आदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमको हिंसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये कैसे कैसे वो नैतिक निर्णय लेते हैं। तो नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम में तथा एक पैटर्न में होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो नैतिक निर्णय है। उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय बच्चे जो है वो नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं, तो नैतिक निर्णय वह एक निश्चित क्रम में, नैतिक निर्णय का विकास एक निश्चित क्रम में, क्रम का मतलब वही कि स्टेज में, क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, एक निश्चित क्रम में तथा तार्किक पैटर्न में होता है, तार्किक पैटर्न में होता है। ये उन्होंने बताया। क्या बताया कि इन्होंने जो उन्होंने समझाया कि नैतिक विकास जो बच्चों में जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो है अलग अलग रूपों में उनके अंदर में नैतिक विकास होता है, वो सारी चीजों को उन्होंने बहुत सारी चीजों में उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि जो उन्होंने रिसर्च किया उस रिसर्च में पाया कि बच्चे जो है वो उनका विकास जो है एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में और एक लॉजिकल पैटर्न में जो है होता है, लॉजिकल पैटर्न में होता है कि वह लॉजिक लगाते हैं तब जाकर के आगे का विकास करते हैं। तो ये उन्होंने ये बताया और उसको लिखाया कहा, उसको उन्होंने प्रदर्शित कहाँ किया, उसको उन्होंने जो है वो पब्लिश कहाँ किया, तो उनकी जो बुक थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसमें जो है उन्होंने उसको प्रदर्शित किया, उसको उन्होंने किया। अब यहीं से वह नैतिक विकास के 3 स्तर सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं? 3 स्तर, नैतिक विकास के 3 स्तर बताते हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर बताते हैं। हालांकि इसको कहीं 2 कहा जाता है, बट इसको एक्चुअल में वो 3 है। नैतिक विकास के 3 स्तर उन्होंने बताए, नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। और वो 3 स्तर क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इतना आप लोगों ने समझा कि नैतिक क्या, मैंने इसके पहले आपको नैतिकता बताया कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने शुरू किया, तो पियाजे जी ने शुरू किया। तो पियाजे जी ने क्या शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों पर और अपने बच्चों पर नैतिकता के जो गुण है, उस नैतिकता के गुणों को बारीकी से ऑब्जर्व किया और उस पर अध्ययन किया। अध्ययन करने पर वह क्या पाते हैं कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है, जो नैतिक निर्णय का जो विकास होता है, वह एक निश्चित क्रम में होता है तथा लॉजिकल पैटर्न के रूप में होता है। एक निश्चित क्रम में तथा एक लॉजिकल पैटर्न के रूप में होता है। और इसी को, वह जो निश्चित क्रम है, वह निश्चित क्रम को उन्होंने 3 स्तर में बताया। उन्होंने 3 स्तर बताए। आइए चलिए हम 3 स्तरों को जो है वो बारीकी से समझते हैं। वह तीनों स्तर क्या है, वो तीनों स्तर जो है उन्होंने बताए, समझाए। चलिए तो तीनों स्तर को समझ लेते हैं। एक ही जगह रखेंगे और तीनों को समझेंगे ताकि आपको बारीकी से समझ में आता रहे। चलिए तीनों स्तर को के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले स्तर के बारे में उन्होंने बताया। पहला स्तर उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा मोरल रियलिज्म। जो कल वो मनीष जो बात कर रहे थे कि सर ये बातें रह गई है, तो मैंने कहा कि ये हम कल चर्चा करेंगे। तो मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म, इन 3 की बात जो है उन्होंने अपने 3 चरण के रूप में, उन्होंने 3 स्तर के रूप में बताया। तो क्या है, चलिए तो बात करते हैं। पहली की बात कर लेते हैं। पहला चरण, जो पहला चरण है वह उनका के स्तर, पियाजे के नैतिक विकास का स्तर। सिद्धांत की जगह पे यहाँ पे भी स्तर लिख देते हैं, नैतिक विकास का स्तर। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, नैतिक विकास का स्तर। अब नैतिक विकास का स्तर है तो स्तर कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। स्तर में पहला यहां देख लेंगे, नैतिक यथार्थता। नैतिक यथार्थता उसको कहेंगे हिंदी में,
नैतिक यथार्थता, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म कहेंगे। वहीं दूसरी बात जो दूसरा उन्होंने सुझाया वो उन्होंने कहा कि नैतिक समानता, नैतिक समानता, जिस पर कल उन्होंने भी कहा हुआ था, नैतिक समानता, नैतिक समानता कि उन्होंने कहा मोरल इक्वालिटी, इसको उन्होंने कहा मोरल इक्वालिटी, मोरल इक्वालिटी की चर्चा करी। वही जो तीसरी बात उन्होंने करी, उन्होंने कहा नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता, नैतिक सापेक्षता को उन्होंने कहा कि मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म, ये जो है उन्होंने चर्चा करी। आइए हम एक एक को विस्तार में समझेंगे, एक एक को विस्तार में समझेंगे कि क्या क्या तीनों में क्या बातें करी गई हैं, और एक ही बोर्ड पे समझ लेंगे, एक ही बोर्ड पे हम बारीकी से समझ लेंगे, एक ही बोर्ड पे जो है हम बारीकी से समझ लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोरल, मोरल रियलिज्म क्या है, यानी नैतिक यथार्थता क्या है, यह नैतिक यथार्थता क्या है, इसके इसमें उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो इसकी अवस्था होती है, जिसकी अवस्था होती है वह 4 से 7 या 8 वर्ष तक की होती है, 4 से 7 या 8 वर्ष तक की उन्होंने इसको सुझाया। इसकी जो अवस्था है, उम्र जो बताई, जो उम्र बताई, ये उम्र इन्होंने बताई, ये इस अवस्था 4 से 7, 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष इन्होंने इसकी उम्र बताई। और वही जो मोरल इक्वलिटी है, मोरल इक्वलिटी की जो उम्र उन्होंने बताई, इसकी उम्र बताई उन्होंने 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष बताई। वहीं जब ये मोरल रिलेटिविज्म की तरफ पहुंचे तो मोरल रिलेटिविज्म को उन्होंने कहा कि 12 से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है, उन्होंने कहा कि बच्चे इस तरह से मोरल रिलेटिविज्म के ऊपर आते हैं, इसमें उन्होंने उसको सुझाया। अब चलिए पहले एक एक को समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। अब ये मोरल रिलेटिविज्म होता क्या है। तो मोरल रिलेटिविज्म में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, यह जो है एक्सटर्नल, जैसे कल हमने पढ़ा हुआ था, तो हालांकि इसी को बेस बनाकर उन्होंने बात करी है, इसमें सारा कुछ एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या, कि जो मम्मी पापा दादा दादी, जो समाज के लोग जो नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं नियमों को बच्चा क्या करता है, स्वीकार करता है, उसी पर चलता है। तो सारी बातें यहाँ एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल होती हैं। जो एक्सटर्नल नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं एक्सटर्नल नियमों को बच्चा स्वीकार कर लेता है कि यह करना है या नहीं करना है, ये सामान को उठाना है, इस सामान को नहीं उठाना है। इस सामान को उठाएंगे तो अगर बिना उठाए उठाएंगे तो इसको चोरी कहा जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। अगर तुमने चोरी करी बिना बताए लिया तो तुम मार खाओगे, तुम्हें दंड मिलेगा। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुमको पुरस्कार मिलेगा। ये सब भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो है वो बच्चे के अंदर में आने लगती है। यहाँ पे प्री से लेकर के इसे प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी की इंटर तक, प्राइमरी तक आने तक की बात जो है इसमें स्वीकार किया गया है। प्राइमरी तक आने तक की बात जो है इसमें स्वीकार किया गया। तो ऐसे ये इसको कहा गया क्या, इसको जो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रूप में कहा गया। इसे यह बालक में बाध्यता बनाती है। क्या बनाती है, बाध्यता बनाती है कि आपको यह नियम जो है वह मानने ही है, आपको जो नैतिकता के मानक है, मानक को स्वीकार करना ही है। यहाँ पे नैतिकता के मानकों को स्वीकार करने के लिए तथा उस पर बाध्य होने के लिए यहाँ पे मजबूर किया जाता है। इसमें बच्चे को नैतिक गुणों को स्वीकार करने, नैतिक गुणों को स्वीकार करने तथा नैतिक गुणों को स्वीकार करने तथा उसके मानकों को मानने के लिए, मानकों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य किया जाता है। अब बाध्य कौन करता है, तो बाहर के लोग करते हैं। बाहर के लोग कौन करते हैं, तो बाहर के लोग, जैसे जो लोग नियम बनाते हैं, जैसे इसके मम्मी पापा हो गए, समाज हो गए, ये सारे लोग क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। तो इसीलिए जब दबाव डालते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, एक्सटर्नल, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल मोरालिटी। इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोरालिटी कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोरालिटी। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ से इन दोनों में, इसके बाद हम इसमें भी चर्चा करेंगे, यहाँ भी इसमें भी चर्चा करेंगे। यहीं से मैं आपको बता दूंगा कि ये एक स्टेज, कहीं कहीं ये बताया जाता है, कहीं कहीं ये कहा जाता है कि खाली 2 ही स्टेज मानी गई है,
दो स्टेज में एक स्टेज है और एक स्टेज है, दो स्टेज होती है। एक स्टेज इसको कहा जाता है, दूसरी स्टेज इसको कहा जाता है। ये जो बीच वाली स्टेज है, ये बीच वाली स्टेज को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे बीच वाली स्टेज को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। चलिए हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक्सटर्नल मोरालिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के लोग, समाज में जो संस्कृति है, जो वहाँ के नियम है, जो उस कल्चर के नियम है, या वहाँ के देश काल के जो नियम है, वो देश काल के नियम बच्चे पर थोपे जाते हैं, बच्चे पर थोपे जाते हैं। और वो बच्चा को कहा जाता है कि तुमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तुम स्वीकार कर लोगे, इसके अनुरूप काम करोगे, तो तुमको जो है वो रिवार्ड मिलेगा, तुमको वहां पे रीइंफोर्स मिलेगा, तुमको पुनर्बलन मिलेगा। तो ये जो है उसको बच्चा यहाँ पे पुरस्कार से प्रसन्नित होकर के वह इस पर काम करता है। और कभी कभी डरता है वह काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको दंड मिलेगा, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे, तो इस वजह से वह कार्य नहीं करता है। तो यह दबाव में रह करके इन सारी बातों को स्वीकार करता है। हालांकि यह दबाव देना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से बच्चे का संस्कार बिल्ड होता है। तो यह इसीलिए इसको कहते हैं क्या? एक्सटर्नल मोरालिटी। और इसी को जब यह दबाव दिया जाता है, क्या इसको जब प्रतिबंध किया जाता है कि आपको ये करना है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? इसी को दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। इसको कहीं कहीं आता है, आप ध्यान रखिएगा। एक तो एक्सटर्नल मोरालिटी कहते हैं, दूसरा कहते हैं मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। दूसरा नाम कहते हैं इसको मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। मोरालिटी ऑफ कंस्टेंट का मतलब होता है कि कंस्टेंट मतलब होता है कि दबाव देना, प्रतिबंधित करना, यानी जो प्रतिबंधित करके वह काम करवाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कहा गया कि तुमको सुबह जगना ही है, तुमको ब्रश करना ही है। ब्रश करना एक उसके दैनिक जीवन में है, ब्रश करना जरूरी है। ब्रश नहीं करोगे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तुमको जो है ब्रश करके खाना खाना है, तुमको लोगों के, भगवान के पैर छूने हैं। जो अगर कोई बड़ा आता है तो उसके सिरहाने नहीं बैठना है, उसके पैर के सामने वहां बैठना है। ये सब चीजें, चोरी नहीं करनी है, लोगों को मारना नहीं, गाली नहीं देना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताए थे, गुण जितने बताए थे, वह गुणों को प्रतिबंधित करा करके सिखाया जाता है। ये जो बाहर के लोगों को सिखाते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। वह बच्चा जो है वह उनके दबाव में रह करके उनके मतलब डर से या उनके भय से इन सारी चीजों को सीखता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको डांट पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो हमको नहीं डांट पड़ेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे फोन क्या है? फोन कहा जाता है कि छोटे बच्चों को फोन यूज नहीं करना है, बड़े लोगों का फोन छोटे लोगों को यूज नहीं करना है। क्योंकि बड़े लोग एडल्ट होते हैं, तो वह उस हिसाब से उनका रहन सहन, उनकी स्टाइल होती है। तो ऐसे छोटे बच्चों को जो है वो फोन उनका नहीं देखना चाहिए। वो मना करते हैं कि आपको फोन नहीं देखना है, आपके लिए दूसरा फोन है, आपको इंटरनेट वाले फोन नहीं देखने हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, या देखने हैं तो जब हम आपके सामने रहेंगे तो आप देखिएगा। तो बच्चे को क्या, उसके सामने अब बच्चा क्या करता है, कभी कभी जो है वो डर के या छूने के, उसको लगता है कि यार देखें, क्योंकि छोटे बच्चे क्यूरियस ज्यादा होते हैं, हर काम को देखना चाहते हैं, हर काम को करना चाहते हैं। तो वो उसको छूने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही छुआ, उसके मन में आया, मम्मी ने एक चपाट मारा हुआ था, मना किया था नहीं करने के लिए, फिर भी करता है। अब फ्रिज से वस्तु लेकर के कुछ खाना है, सामान रखी हुई है, खाने की इच्छा हो रही है। तो अब उसके मन में ये डर है कि खाऊं कि ना खाऊं। तो ऐसे खाऊं या ना खाऊं में भी यह चीज आती है। इसी को आगे चल करके आपने पढ़ा होगा, मैंने इमिल दुर्किम के बारे में बताया हुआ था। इमिल दुर्किम भी इसी सब चीजों को लेकर के वो बताते थे कि बच्चे की सामाजिकता का विकास कैसे होता है। तो सामाजिकता का विकास इस तरह से भी होता है। इमिल दुर्किम जी भी बहुत फेमस है, उन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए हुए थे, दुर्किम जी। तो ऐसे बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ में रिलेट करके, जो उदाहरणों को रिलेट करके आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं बात कहा कि वस्तु को लेकर के, फ्रिज से लेकर के कैसे खाना है, तो खाने के लिए वो ये डरता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं। तो यहाँ पे अगर वो खोल दिया या कर दिया, या लाइट अगर छू दिया या जाकर के उसने ऐसे कर लिया, तो मम्मी आकर के मारती है कि नहीं, ऐसे लाइट नहीं छूनी है, ऐसे खुले हाथ से नहीं करना है, आपको नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, टीवी नहीं चालू करनी है। तो बच्चा क्या करता है, जब तक पेरेंट्स नहीं होते वह छूने से डरता है। तो यहाँ पे उसके अंदर में एक भाव या मोरालिटी का जागृत होता है। तो ऐसे मोरालिटी को क्या कहते हैं? मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं, जो छोटे बच्चों में दिखाई पड़ता है, वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था में दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं। यहीं से जो मोरालिटी है, उस मोरालिटी के 2 गुण दिखाई पड़ते हैं। मोरालिटी के 2 गुण के बारे में इस रियलिज्म का मतलब क्या है कि यथार्थ, यह जो वास्तव में जो दिख रहा है। अब यहाँ से आप क्या समझते हैं, रियलिज्म से क्या समझ सकते हैं? रियलिज्म से यह समझ सकते हैं कि जो वास्तव में, जो करंट में दिख रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना है। वो बच्चे को कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा करना है, कर लिया, उन्होंने कहा नहीं करना है, नहीं किया। वो अपना दिमाग उसमें नहीं लगा रहा है, बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, अपने से नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं और यहाँ इसको इंटरनल कहते हैं।
इसको एक्सटर्नल कहते हैं और ये वाली अवस्था में इंटरनल कहते हैं। यहाँ बच्चा क्या करने लगता है, यहाँ बच्चा जो है अपने से अपना दिमाग लगाने लगता है, ये सही हो सकता है या गलत होता है। हो सकता है कि मम्मी ने कहा था नहीं खाने के लिए, जैसे हमने फ्रिज से कहा खाने के लिए कि बच्चा नहीं खाना, बट भूख लगी है, भूख लगी तो कहाँ जाओ खाने के लिए, मम्मी तो है नहीं तो कहाँ जाओ खाने के लिए, तो वो फ्रिज से लेकर के खा लेगा। वो उसकी इंटरनल आवाज कहेगी कि नहीं अभी तो खा लेना चाहिए, अभी इतनी गर्मी है, अब गर्मी है तो पंखा चालू कर। मान लीजिए मम्मी नहीं है, मम्मी ने कहा कि तुझे नहीं चालू करना, और कोई मेहमान आ गया या दादी है, दादी को जो है घर में दादी बैठी, दादी है या दादा है, उनको गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो मम्मी का इंतजार करेगा। मम्मी ने कहा अपने से पंखा नहीं चालू करना है, अपने से टीवी नहीं चालू करनी है, अपने से नहीं करना है, तो अब करेगा क्या? इस कंडीशन में छोटा बच्चा तो यही कहेगा, छोटा बच्चा तो यही कहेगा कि नहीं करना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको बताया हुआ था कि वो तो कहेगा कि नियम कानून है उसके हिसाब से नहीं करना है, बट ये कहेगा कि नहीं नहीं यहाँ जरूरत है, जरूरत है तो कर लेना चाहिए। तो इंटरनल उसकी आवाज कहेगी करना है तो कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सटर्नल दबाव में सारी बातें सीखता है, एक्सटर्नल दबाव में सारी बातें सीखता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल मोरलिटी कहते हैं और इसको मोरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं कि दबाव में प्रतिबंध में आकर के जो मोरल नैतिकता सीखी जाती है ये छोटी अवस्था में सीखी जाती है, और जो सामने सब कुछ होता है उसे कहते हैं क्या, मोरल रियलिज्म। तो एक मोरल रियलिज्म, एक एक्सटर्नल मोरलिटी और एक मोरलिटी ऑफ द कंस्ट्रेंट, ये जो है ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपको समझ के रखने। वैसे ही आगे चल करके बात होती है कि ये जो मोरलिटी है इसी अवस्था में, मोरल यथार्थता में वह दो बातें कही गई है, वह दो बातें कही गई, इसके दो मूल स्रोत बताए गए कि होते कहां से है, ये जो गुण है वह होते कहां से है। तो होने के लिए दो गुण बताए गए, इसके दो स्रोत बताए गए, नैतिकता के दो स्रोत, नैतिकता के दो स्रोत बताए गए, दो स्रोत। तो दो स्रोत क्या है, इन दो स्रोतों पर चर्चा कर लेते हैं। दो स्रोत, या दो स्रोत क्या है, तो दो स्रोतों पर उन्होंने कहा कि एक स्रोत जो है, एक स्रोत कुछ इस तरह से है, पहला वाला स्रोत इसको कहते हैं और इसको कहते हैं दूसरा वाला स्रोत। चलिए पहले वाले स्रोत को समझ लेते हैं। पहले वाले स्रोत को कहा गया कि ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रेशन, या उसको कहते हैं बालकों की बौद्धिक संरचना, उसको कहते हैं बालकों की बौद्धिक संरचना, इसको कहते हैं बालकों की बौद्धिक संरचना। बालकों की बौद्धिक संरचना कैसी है, यहाँ पे देख लेते हैं। बालकों की बौद्धिक संरचना, बालकों की बौद्धिक संरचना, यानी अब उसकी बौद्धिक संरचना कैसी है, उसी बौद्धिक संरचना के आधार पर बच्चा क्या करेगा, अपना कार्य करेगा, अपना कार्य करेगा। वो सही करना है, गलत करना है, मम्मी ने कहा करना है तो वह बिल्कुल बिल्कुल जैसा जैसा मम्मी पापा कहेंगे वैसा ही करेगा। या वही अगर बच्चे की संरचना अलग है तो मम्मी ने कहा, जब तक मम्मी ने कहा कि ये करना है तब तक तो हाँ, जब तक मम्मी है तब तक तो नहीं करेगा, बट मम्मी जैसे ही गई उसके मन में वो हलचल होने लगी, वह कर लिया। यानी वह जब तक रहेंगे तब तक तो नहीं करेगा, जब नहीं है तब तक करने लगेगा। तो ऐसे बच्चे की बौद्धिक संरचना भी यहाँ पे काम आती है। बौद्धिक संरचना, उसके अंदर में बहुत ज्यादा उफान है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीखने की क्षमता है, या बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल करने की, या बहुत ज्यादा उतावलीपन की है, एडीएचडी भी जिसको कह सकते हैं। अगर वह है तो बच्चा क्या करेगा, वह उस वस्तु को करेगा भी और उस वस्तु को नहीं भी करेगा। करेगा कब, जब जो है वो नहीं होंगे, जब एक्सटर्नल मोरलिटी, एक्सटर्नल दबाव नहीं होगा, जब तक वो लोग नहीं तब तक तो करेगा, जब तक नहीं है तब तक तो करेगा। जैसे ही वह लोग है वह करना उसका बंद रहेगा, चुपचाप बिल्कुल ऐसा शांत रहेगा कि जैसे उसको किसी को कुछ पता ही नहीं है और वह सब कुछ जानता है। तो ये एक बौद्धिक संरचना है। अब इसी बौद्धिक संरचना में वह जो है वो दो मुद्दे आते हैं, बच्चे के अंदर में दो चीजें दिखाई पड़ती है। एक जो है वह ईगो सेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है, इसी में क्या दिखाई पड़ता है, इसमें जो बालकों की बौद्धिक संरचना है इसमें दिखाई पड़ता है ईगो सेंट्रलाइजेशन, ईगो सेंट्रलाइजेशन, ईगो सेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है। और दिखाई क्या पड़ता है, दूसरा दिखाई पड़ता है रियलिज्म ऑफ थॉट। इन दोनों को आप जरा समझिएगा, रियलिज्म ऑफ थॉट, ये दो चीज दिखाई पड़ते हैं। चलिए अभी मैं इसकी वाली जो दूसरे वाला का दूसरी बाद में चर्चा करूंगा, पहले वाले की चर्चा कर लेता हूं। नैतिकता के दो स्रोत, नैतिकता के दो स्रोत जो है वह मोरल और रियलिज्म में बताए गए थे। इसमें क्या बताया गया था कि इसके मतलब नैतिकता आती कहां है, छोटे बच्चों में नैतिकता का विकास होता कहां से, वो स्रोत आते कहां से है। तो स्रोत जो है उसके दो रूप में, एक तो बच्चों की बौद्धिक संरचना के रूप में होता है और एक जो है वो अनुभव के रूप में होता है। अनुभव की बात बताएंगे, पहले बौद्धिक संरचना को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि बच्चों की जैसी बौद्धिक संरचना है उसी के हिसाब से वह इसका ईगो सेंट्रलाइजेशन होता है, कि वह बच्चा क्या करता है, जो मैं समझता हूं वही समझते हैं वो भी। अरे हमने खा लिया, आएंगे तो कहते कि हमने खा लिया, भूख लगी है, तो मान जाएंगे, वो मान जाएंगे। जैसे हमने बताया था ना कि ईगो सेंट्रलाइजेशन होता है, मैंने पीछे बताया हुआ था कि बच्चे के अंदर में जो इंट्यूटिव स्टेज में मैंने बताया हुआ था कि ईगो सेंट्रिज्म होता है। वैसे यहाँ भी बच्चे को वो लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाले भी सोच रहे हैं। मुझे भूख लगी है तो भूख लगी तो मैंने खा लिया, तो मना थोड़ी करेंगे, हमने फ्रिज से लेकर के खा लिया।
ऐसी भावना जो है बच्चे के अंदर में आती है। एक तो दूसरी दूसरी वो ये सोचेगा कि नहीं नहीं, हम जो है अगर करेंगे तो हमको डांट पड़ेगी, हमको मार पड़ेगी। तो मार के चक्कर में बच्चे के अंदर ये सोच रहा है कि मैं डर रहा हूं, तो वो भी वहां सामने वाला भी सोचेगा कि मम्मी मारेंगी। यानी दोनों के बीच में क्या है, समान पैरेलल चल रहा है। उसके अंदर में जो ईगो की भावना है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों। एक तो बच्चा कह रहा है कि खा लेंगे तो कोई बात नहीं होगी, वो मम्मी भी सोचेगी कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई बात नहीं, भूख लगी तो खा लिया। दूसरी बात में खाऊंगा तो मम्मी डांटेंगी, उसको अब ये लग रहा है कि खाऊंगा तो मम्मी डांटेंगी, तो मम्मी डांटेंगी, दोनों का समान जो है वो बिल्कुल दिख रहा है। तो ऐसे ही एक तो ये दिखता है, इसकी वजह से जो है बच्चा कार्य करता है नैतिकता को करने के लिए, या नैतिक या अनैतिक होने के लिए वो जो है बच्चा प्रेरित होता है। नैतिक या अनैतिक होने के लिए एक तो ईगो सेंट्रलाइजेशन से बच्चा प्रेरित होता है, दूसरा प्रेरित होता है रियलिज्म ऑफ थॉट। बच्चा क्या, उसके मन में क्या रियल में क्या चल रहा है, रियल कंडीशन में क्या चल रही है कि उसको यह करना ही चाहिए, उसको यह मानना ही चाहिए, क्योंकि मम्मी ने कहा तो दंड मिलेगा, मम्मी ने कहा है कि नहीं करना है, अगर करूंगा तो दंड मिलेगा, नहीं करूंगा तो जो है वो दंड नहीं मिलेगा। तो दंड और पुरस्कार जो उसको सामने बता दिया गया है, जो सामने समझा दिया गया है, ये तुमको करना है। तो रियलिज्म ऑफ थॉट के जरिए बच्चा जो है ये अपनी क्रियाएं करने लगता है। कौन सी उसकी रियलिज्म थॉट उसके मस्तिष्क की संरचना में चलने लगती है। तो ये दो काम जो है वह करने लगता है। वहीं आगे चलते हैं, अगली बात में आती है कि वातावरण से प्राप्त अनुभव। वातावरण से प्राप्त अनुभव क्या होता है? एक तो बौद्धिक संरचना इसकी काम करती है, बौद्धिक संरचना कहां, उसके मन में चलती रहती है, मन में चलती रहती है। दूसरी जो है यहाँ पे चलती है वातावरण से प्राप्त अनुभव, दूसरे को कहते हैं वातावरण से प्राप्त अनुभव। वातावरण से प्राप्त अनुभव। अब वातावरण से प्राप्त अनुभव क्या होते हैं? इस अनुभव में जो लोग बड़े लोग हैं, जिन्होंने नियम कानून बनाए, चाहे उसके मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे वो कोई हो, उनका जो भी है, उनका नियंत्रण हो, चाहे वो नियंत्रित करके रखे कि बाहर नहीं जाना है, बाहर गए तो मार पड़ेगी। तो जो नियंत्रण है, उस नियंत्रण के चक्कर में, प्रौढ़ों के नियंत्रण से जो बच्चा सीखता है, प्रौढ़ों के नियंत्रण से जो कुछ सीखता है, उसी के आधार पर वो अपना नैतिकता का कार्य करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने कहा कि प्रौढ़ों ने कहा कि बेटा ये जानवर है, इसको नहीं मारना चाहिए, इसका बहुत केयर रखना चाहिए, इसको पानी पिलाना, इसको करना, दादी है ना, दादी को पानी देना, तो बच्चे के अंदर में भाव हो गया। तो अब दादी दादा पानी, मतलब मम्मी पापा पानी में भी दादी को देते हैं, मम्मी पापा जानवर को नहीं खिलाते हैं, तो वो भी नहीं खिलाएगा। तो प्रौढ़ों से जो कुछ भी उसको अनुभव मिलेगा, जो कुछ भी वो देखेगा, वह चीज वो कह नहीं रहे हैं यहाँ पे, पियाजे जी कहने पर समाज पर, वातावरण पर जोर नहीं देते हैं, बट ये बच्चा क्या कर रहा है, समाज से देख रहा है और वो सब कुछ इंटलाइज कर रहा है, अपने अंदर में इंटलाइज कर रहा है, वहां से सीख रहा है। तो वातावरण के अनुभव से जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है अनुभव, उससे जो है यह अपना नैतिकता का विकास करता है। या प्रौढ़ों के दबाव से, इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रौढ़ों के दबाव से, यानी जो वयस्क लोग हैं उनके दबाव से जो है बच्चा जो कुछ भी सीखता है, दबाव से या फिर उनके नियंत्रण से, दबाव या नियंत्रण से बच्चा जो कुछ भी सीखता है, वह क्या होता है, उसकी वजह से बच्चा अपना ये विकास करता है। किसका विकास करता है? तो मोरल रियलिज्म का विकास करता है। इतनी सारी बातें जो है ये किसमें आई? इतनी सारी बातें ये नैतिक यथार्थता में। चलिए बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नैतिक समानता की, बात करते हैं कि नैतिक समानता में क्या बात कही जा रही है। नैतिक समानता में बात करी जा रही है, इसमें सब बच्चे, जो भी बच्चा सीखता है वो किसे सीखता है? अपने पीयर्स के साथ में अंतः क्रिया करके सीखता है। इसमें जो भी बातें सीखता है, पीयर के साथ में अंतः क्रिया करके सीखता है। यानी जो उसके दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उन मित्रों के साथ में अंतः क्रिया करके करता है। मित्रों के साथ अंतः क्रिया करके, यानी पीयर्स के साथ में अंतः क्रिया करके, पीयर्स के साथ। अभी स्कूल में जाता है बच्चा, या अपने मित्रों के साथ में रहता है, खेलता कूदता है, यहाँ पे सब खेल की भावना आती है, खेल में रहता है बच्चा, पीयर्स के साथ में अंतः क्रिया करता है। अंतः क्रिया करके क्या करता है? वो अपने ज्ञान गुणों को सीखता है। जो है वो चढ़ गए, चले गए, मतलब मना किया कि अगासी पर नहीं चढ़ना है, मना किया कि पेड़ पे नहीं चढ़ना, फिर भी चढ़ गए, क्योंकि सारे दोस्त लोग थे चढ़ने के लिए बोले, तो चढ़ गया, जाकर के चढ़ गया। वो मना किया हुआ था फिर भी चढ़ गया। या सभी ने कहा कि घूमने जाना है, खेलने जाना है, तो वहां पे नियम बना हुआ, तो उस नियम को बच्चा मान लिया, चलो चलना है। तो पीएस के साथ में अंतः क्रिया करके बच्चा यहाँ पे काम करता है। दूसरा, उसके अंदर में एक भावना आती है गिव एंड टेक की, गिव एंड टेक की भावना आती है कि जितना हमको दोगे, कल मैंने बताया हुआ था, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। यहाँ पे बच्चे के अंदर में गिव एंड टेक की भावना आती है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब गिव एंड टेक रिलेशनशिप कैसी होती है कि जितना, अब जैसे भाई, जो बच्चा कहाँ रहता है, 7 से 12 अवस्था में बच्चा स्कूल में रहता है कि भाई तू मुझे जो है ना, तू मुझे अपना नोटबुक देगा तो मैं तुझे अपना ये होमवर्क करने के लिए दूंगा, तू मुझे ये वस्तु देगा तो मैं तुझे ये दूंगा, तो जितना वस्तु लेगा उतना ही वस्तु देगा। तो उसके एकदम बिल्कुल बराबर बराबर की भावना दिखती है कि बच्चा जितना यहाँ से लेगा उतना ही यहाँ पे देगा। आप लोगों ने भी किया होगा,
आप लोगों ने भी क्या होगा कि भाई इतनी वस्तु तू मुझे देगा तो मैं इतनी वस्तु तेरे को दूंगा, उतने से एक चीज कम नहीं दूंगा। तूने मेरे को 2 रुपए दिए तो 2 रुपए के बराबर की चीज मैं तुझे ये वाली वस्तु दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो ऐसे ही ला मेरे को दो और मेरे से लो, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप यहाँ पे बच्चे के अंदर में जागृत होता है इस अवस्था में। और इसमें बच्चा क्या करता है, रेसिप्रोकल पनिशमेंट, एक चीज और इसमें दिखती हुई है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल पनिशमेंट। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल पनिशमेंट। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में मैंने कल बताया हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको कल समझाया हुआ था कि रेसिप्रोकल पनिशमेंट क्या होती है। रेसिप्रोकल पनिशमेंट, रेसिप्रोकल पनिशमेंट इसमें दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे मैंने कल कहा हुआ था कि मान लीजिए एक क्लासरूम में जो है दो बच्चे हैं, दो बच्चे झगड़े कर रहे हैं, दो बच्चे झगड़े कर रहे हैं, अगर इसको मारा गया तो वह तब तक यह सोचेगा कि इसको क्यों नहीं मारा गया। वो तब तक उसके अंदर में कूदता रहेगा कि मैंने भी गलती करी और इसने भी सेम गलती करी, तो टीचर ने मेरे को तो मारा है, इसको क्यों नहीं मारा है। और जब तक नहीं मार पड़ेगी तब तक वो जाकर के कंप्लेन करता रहेगा, जाके प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करेगा, दूसरे टीचरों से कहेगा, मम्मी को कहेगा, सब जगह कहेगा। अगर सेम वही टीचर ने इसको भी मार दिया और उसको भी मार दिया, दोनों का हिस्सा बराबर हो गया, दोनों की बात बराबर, भाई तूने भी मार खाया, मैंने भी मार खाया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही सेम घर में भी दो भाई बहन है, सिबलिंग है, सिबलिंग जो है थोड़े से ऊपर नीचे है, 1-2 साल का अंतर है, भाई बहन अक्सर इतने ही होते हैं, 2-3 साल का अंतर होता है, 4 साल का अंतर होता है, मेजोरिटी ऐसी होती है। एक को मार दिया, दूसरे को नहीं मारा, मम्मी ने इसको मार दिया, इसको नहीं मारा, अब उसके अंदर में, बच्चे के अंदर में बराबर ये बना रहेगा कि हमको तुम्हारा, इनको नहीं मारा। तो वो क्या कहेगा, या फिर अगर एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, अगर बच्चे को आपने मारा तो वो भी मारेगा, अगर आपने उसको मारा तो वो भी उसको मारेगा। मतलब क्या, वो रेसिप्रोकल होता है, भाई तुमने मारा मैंने भी मार दिया, जो हिसाब बराबर हो गया। तो हिसाब बराबर करने वाली भावना जो है यहाँ पे आती है, वो कहता है कि नियम होता है भाई, नियम होता है, नियम तो नियम, आपने मेरे को मारा मैंने भी मारा, आपने मेरे को दिया मैंने भी आपको दिया। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल पनिशमेंट की भी भावना यहाँ पे इस अवस्था में जागृत होती है। यहाँ पे ये बच्चे अक्सर आपस में एक दूसरे से, दूसरी बात क्या होती है, आपस में एक दूसरे से सहमति बना करके नियम बनाते हैं, सहमति बना करके नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहमति बनाकर नियम बनाते हैं, और यह नियम और आगे आगार हो जाता है। सहमति बनाकर नियमों को बनाने का प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे, जबकि यह चीज यहाँ पे जाकर के मेच्योर हो जाती है, यह यहाँ आकर के मेच्योर हो जाती है। यहाँ पे कोऑपरेटिव लोगों के साथ मिलकर के अपना नियम बनाने लगते हैं। यह इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पे इस वाली अवस्था भी आती है और यहाँ से इस वाली अवस्था में जाता है। तो यहाँ पे नियम बनाने की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, यह जाकर के आगाड़ और भी मजबूत यहाँ इस वाली अवस्था में आ जाती है। बच्चा अपना नियम खुद से बनाने लगता है, उसी नियम के आधार पर चलता है, इंटरनल, भाई हमने कहा यही है, यही सही है। तो ऐसे यहाँ पे सहमति बनाकर नियमों को बनाना प्रारंभ होता है। ओके चलिए कोई बात नहीं है, 10 लोग हैं, 10 मित्र हैं, खेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई जो है ये हम इतनी ही दूरी में खेलेंगे, इधर गए तो चौका होगा, इधर जाएंगे तो छक्का होगा, तो आपस में नियम बना लिया, जबकि ये प्योर नियम नहीं है। उन्होंने अपनी आपसी सहमति से नियम बना दिए। नियमों को बनाने की संकल्पना और उसको मानने की संकल्पना भी उनके अंदर में प्रारंभ हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और क्या दिखाई पड़ता है, कॉमन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सेट ऑफ रूल्स। इसी को, ये अगर पूछा जाता है, कभी कभी आता है प्रश्न, कॉमन सेट ऑफ रूल कहां दिखाई पड़ता है, कॉमन सेट ऑफ रूल्स, इसको कहते हैं कॉमन सेट ऑफ रूल्स। यानी कॉमन सेट ऑफ रूल्स कहां दिखाई पड़ता है, तो कॉमन सेट ऑफ रूल्स इस अवस्था में, मोरल इक्वलिटी में, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, मोरल इक्वलिटी, कि दोनों का समान है, जितना मैं दूंगा उतना ही लूंगा, जितना तुमको लगेगी मार उतना ही मेरे को लगेगी। और सभी सभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करेंगे, अपने नियम को बनाने। इसीलिए क्या कहा गया इसको, मोरल इक्वलिटी मतलब समानता इसीलिए कहा गया कि जितना पीएस के साथ में मैं भी कहूंगा और तुम भी कहोगे, मैं भी मानूंगा तुम भी मानो, तुम जितना दोगे मैं भी दूंगा, ये क्या है, समान है, इसीलिए इसको मोरल इक्वलिटी का नाम दिया गया है। और क्या बात कही जा रही है इसमें, जो है बच्चे सहयोगात्मक रूप में जो है वह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और यहीं पे ऑनेस्टी दिखाई पड़ती है, बच्चों के अंदर में ऑनेस्टी दिखाई पड़ती है। ऑनेस्टी किसके प्रति दिखाई पड़ती है, ये जो रूल दिखाई पड़ते हैं वो मानते हैं, उसको मानते हैं। तो ऑनेस्टी भी एक प्रकार का क्या है, ऑनेस्टी भी एक प्रकार का मोरलिटी है, ऑनेस्टी भी एक प्रकार की मोरलिटी है, या मोरलिटी बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर आपके पास ईमानदारी है तो सबसे बड़ा नियम है। तो ये वाली भावना बच्चों के अंदर में दिखाई पड़ती है, जो वो नियम बनाते हैं उसी नियम को फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक प्ले से बच्चे, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक प्ले होता था, तो बच्चे यहाँ से ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, ईगोसेंट्रिक से कोऑपरेटिव प्ले की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, ये एक मुद्दा और आता है, ईगोसेंट्रिक प्ले से
ईगोसेंट्रिक प्ले से, खेलने से, खेल की भावना से, ईगोसेंट्रिक प्ले की भावना से कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले की तरफ बच्चे जाते हैं, प्ले की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ रहे थे, यहाँ कैसे यहाँ थे, यहाँ पे सारा कुछ ईगो सेंट्रलाइजेशन था, बच्चा वही करता है जो वो मानता है, वही समझता है, सारे लोग मानते हैं। बट यहाँ पे यह मानता पहले यहाँ पे इस वाले से आता है, शुरू में जब आता है तो उसको ईगो सेंट्रिक, भाई हमको नहीं खेलने को मिला, हमको नहीं खेलने को मिला, हमको नहीं करने को मिला, तो बच्चा यहाँ से अब कोऑपरेटिव प्ले के सारे लोग, भाई अच्छा तुम्हारा नंबर आएगा, वेट करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम खेलना, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम खेलना, जब तुम्हें आएगा, वो आ रहे ना भाई, पहले कूद करके थोड़ी तुमको मिठाई मिल जाएगी, तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारी तरफ आएंगे, देंगे। तो वहां क्या है, पहले इगोसेंट्रिक होता है, बट बाद में वह कोऑपरेटिव प्ले भी करने लगता है। तो वैसे यहाँ पे खेल की भी भावना बच्चों के अंदर में आती है, बच्चों के अंदर में खेल की भावना। यहाँ पे एक चीज और है कि बच्चे खेल के माध्यम से, खेल और खेलों को मानना, खेल और खेलों को मानना, खेलों को मानना भी यहाँ पे आता है। अब हो गया। अब इसी को लास्ट, इसी पीरियड को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। मैंने बताया आपको इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। तो अब बात करें तो मेनली अगर हम कहें तो दो अवस्थाएं, अगर कुछ लोग इसको दो अवस्था भी मानते हैं, तो दो अवस्थाएं, एक तो रियलिज्म मानते हैं, दूसरा मोरल रिलेटिविज्म मानते हैं। तो रियलिज्म में क्या क्या मानते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जो है यहाँ मोरल रियलिज्म आता है, यहाँ पे एक्सटर्नल मोरलिटी आती है, यहाँ पे मोरलिटी ऑफ कंस्टेंट आता है, साथ साथ में यहाँ पे जो है उसके करने के तरीके मिलते हैं। तो ये इतनी बातें दिखाई पड़ती है। इस वाली अवस्था को कहते हैं कि यह इधर भी है और इधर भी है, यहाँ से लेकर के ये आगे की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया कहता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं यह क्या, ट्रांजिशन पीरियड, यानी बदलाव की प्रक्रिया है। यहाँ से बदलाव की प्रक्रिया ला रहा है, जबकि बदलाव की प्रक्रिया में क्या करता है, वो बिल्कुल इक्वल भाव में आता है, जो लोग हैं उनके साथ में इक्वल भावना रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं मोरल इक्वलिटी कहते हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब तीसरी बात करते हैं, मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म जो 12 वर्ष की ऊपर की अवस्था में जो है वो दिखाई देने लगती है। यहाँ पे जो है, यहाँ एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल होता है। यहाँ पे इसको कहते हैं इंटरनल, या इसको कहते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसको ऑटोनॉमस मोरालिटी भी कहते हैं। ऑटोनॉमस मोरालिटी क्यों कहते हैं, कि बच्चे का जो भी नियम है, बच्चा जो भी नियम है, यहाँ तो बच्चा ग्रुप में बना करके नियम बनाता है, सारे लोग ग्रुप में बना रहे हैं, मतलब जो है, अब यहाँ पे इसका कभी कभी नियम इसका खुद का नियम होता है। कैसा नियम, इसका खुद का नियम होता है, खुद के नियम बना करके आगे जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, यह जो है इसका ऑटोनॉमस, इसको ऑटोनॉमस मोरालिटी भी कहते हैं। या किसी के बाहरी दबाव में, या किसी के बाहरी दबाव या आदर्श में जो है उनका अनुसरण नहीं करता है। कोई किसी का बाहरी दबाव है तो उसका जो है अनुसरण नहीं करता, वह जो है अपने आदर्शों का अनुसरण करता है, या फिर जो समाज का जो है उसका अनुसरण करता है। किसी ने कह दिया तो उसका नहीं, वहां पे वह दोनों में अंतर लगाएगा कि ये सही है या नहीं सही है, सही है तो करेंगे, नहीं सही है तो नहीं करेंगे। कोई दबाव देकर के उनको कराएगा तो हम नहीं करेंगे, ये वाली भावना यहाँ पे आ जाती है। इसीलिए जो है ये ऑटोनॉमस मोरालिटी, या इसी को इंटरनल मोरालिटी भी कहते हैं, इंटरनल मोरालिटी। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे क्या, ये एक्सटर्नल मोरालिटी है, ये एक्सटर्नल मोरालिटी है, और यहाँ पे क्या है, इंटरनल मोरालिटी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोरालिटी ऑफ द कंस्टेंट है, यहाँ पे मोरालिटी ऑफ द कंस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस मोरालिटी कहेंगे। और ऑटोनॉमस मोरालिटी कहेंगे बच्चे का स्वतः है, और यहाँ पे क्या है, बच्चा दबाव, यहाँ बच्चा किसी के दबाव में मोरालिटी को स्वीकार करता था, यहाँ पे उसका स्वतः अगर उसका मन कहेगा, जैसे दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं, एक चीज है यहाँ पे कहना है या नहीं कहना है, उन दोनों के बीच में अंतर बताएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, कि सपोज करिए कि किसी बच्चे ने क्या किया, कि वह एक जगह पे एक वस्तु है, मतलब उसने एक ही जगह पे कई सारी चीजें उसने खराब कर दी, एक ही जगह पे कई वस्तुएं खराब कर दी, तो कई वस्तुएं खराब कर दी, वो अनजाने में खराब की। मतलब आ रहा था रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में आते आते वो जैसे ही आया तो आगे सामने पेंटिंग पड़ी हुई थी, मतलब वो पेंटिंग पड़ी हुई थी, ध्यान करिएगा, पेंटिंग किसी ने, वो जो है वो मान लीजिए वो लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आर्ट, ड्राइंग आर्ट, वो बनाते हैं, कलर, क्या बोलते हैं उसको, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा बता देंगे। तो वो ये मतलब कुछ भी पेंटिंग कर रखी है, जमीन पे पेंटिंग कर रखी है, वो पेंटिंग को बच्चा आया, चलते चलते आया, और पेंटिंग जो उससे बिगड़ गई, चलते चलते बिगड़ आई, तो वो बिगड़ गई। एक तो ये है कि उसने बिगाड़ दिया,
यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि बिगाड़ दिया, डांट दिया, डांट देंगे, कर देंगे, बट यहाँ पे इसको जो है वो इसको एक मुद्दा यह हो गया। दूसरी जगह पे मुद्दा, एक बच्चा आया, एक बच्चा उसने पूरा का पूरा पैरों से पूरा का पूरा या हाथों से पूरा का पूरा लपेट दिया, पूरा का पूरा लपेट दिया, तो ये कहेगा, ये वाला जो बच्चा कहेगा, इसको कहेगा, इसके मन में आएगा कि यहाँ पे किसको देना चाहिए, दंड किसको देना चाहिए, किसने बिगाड़ा है, तो कहेगा इसने जो किया हुआ है, जो यहाँ पे पूरी पेंटिंग बिगाड़ दी है, पेंटिंग बिगाड़ा है तो इसने जानबूझकर नहीं बिगाड़ा है, जानबूझकर नहीं बिगाड़ा है। और यहाँ पे जो इसने किया हुआ दूसरे वाले बंदे ने आकर के जानबूझकर बिगाड़ा है, तो पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए, दंड किसको मिलना चाहिए, तो पनिशमेंट इसको मिलना चाहिए, जबकि गलती इसने भी करी हुई है, गलती इसने भी करी है। यहाँ पे इस वाले भाव में क्या कहेगा, इसको भी दंड मिलना चाहिए, दंड इसको भी मिलना चाहिए, ये दोनों को दंड मिलना चाहिए। ये वाले लोग कहेंगे कि दोनों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि दंड देना बताया गया है, दंड देना बताया गया है कि गलती करेगा तो दंड मिलेगा, गलती करेगा तो दंड मिलेगा। इसको ये भावना कि हमने गलती की उनको दंड मिलेगा। जबकि यहाँ पे वह कहेगा, ये वाला व्यक्ति कहेगा, जो इंटरनल जो ऑटोनोमस उसका मोरालिटी आएगी, वो यह सोचेगा कि नहीं, इसने गलती जो करी, गलती तो करी है, बट ये गलती जानबूझ करके नहीं करी है, अनजाने में हो गई है। और इसने जो दूसरे वाले व्यक्ति ने था, उसने जानबूझकर गलती करी, तो जवाब जो दंड मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, वो जिसने जानबूझकर किया हुआ उसको मिलना चाहिए। चले एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, दूसरा वाला एग्जांपल जो बहुत फेमस है, जो बहुत फेमस है, उस पर चलते हैं, जो कि ये इसको इन्होंने भी यूज किया हुआ है, अपने पियाजे ने अपनी थ्योरी में भी यूज किया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि एक बच्चा है, वह कुछ मेहमान घर में आए, मेहमान घर में आए, और घर में आए तो घर में आते हुए वो चाय लेकर के जा रहा है, मतलब चाय लेकर के जा रहा है, और चाय कप है, कप जो है वो कप जो है ले जाते लेते टूट गया, मतलब गिर गया, अनजाने में कहीं धक्का लगा और धक्का लग करके गिर गया तो कप टूट गए। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में एक बच्चा जो है आया और उसने कप लिया, कप को लेकर के तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, गुस्से में आकर के सारा तोड़ दिया। अब बच्चे के मन में आ रहा है कि दंड तो हमको मिलेगा, दंड इसको भी मिलना चाहिए, तो दंड अब ये कहता है कि दंड किसको, ये कहेगा कि दोनों को दंड मिलना चाहिए, इसने भी किया उसने भी कहा है, बट ये कहेगा कि नहीं, जो जिसने कप अनजाने में तोड़ा है, जो चलते चलते टूट गया बिना देखे, यानी वो उसने इंटेंशनली नहीं किया है, उसने इंटेंशन नहीं किया, तो इसको नहीं दंड मिलना चाहिए। दंड किसको मिलना चाहिए, जिसने जानबूझ करके, उसका कॉन्शियस था, वो संज्ञान में था, फिर भी उसने तोड़ा है, उसने जानबूझकर तोड़ा है, तो दंड इसको मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये वाली भावना, ऑटोनोमस की भावना, ऑटोनोमस मोरालिटी, इस वाली अवस्था में जो है वो दिखाई देने लगती है, उसका निर्णय खुद का होने लगता है कि किसको जरूरी है, किसको नहीं जरूरी है, वो जो है होने लगती है। तो वही मैंने हिंज वाले में उदाहरण में, हिंज का उदाहरण भी यही से लिया गया है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वही चलिए, तो ऑटोनोमस मोरालिटी जो है इसके अंदर में आ जाती है, और यहाँ पे जो है वो अपने नियम जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, ये कॉमन सेट ऑफ रूल बनाते हैं सबकी सहमति से। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपना रूल खुद बनाने लगता है कि यही होगा, यही सही होना चाहिए, वह अपना नियम, यहाँ पे किशोर अपना नियम खुद बनाने लगते हैं, अब खुद बनाने लगते हैं। तो यहीं से जो है, जो बनाते रहते हैं, कभी कभी जो है, या ब्लाइंड ओबीडियंस भी यहाँ पे करने लगते हैं। ब्लाइंड ओबीडियंस, जब वो एक बार समझ लेते हैं तो ब्लाइंड ओबीडियंस की भावना भी दिखने लगती है। ब्लाइंड ओबीडियंस मतलब किसी को फेथ मतलब अंधभक्ति भी ये करने लगते हैं, इनके अंदर में अंधभक्ति भी आ जाती है। अंधभक्ति की भावना, अंधभक्ति मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, अगर किसी से ज्यादा उनका लगाव लग गया तो उसने जो कहा वो सही है, कभी कभी इसके अंदर में ब्लाइंड ओबीडियंस भी यहाँ आ जाती है। यहाँ ब्लाइंड ओबीडियंस तो नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो है आगे जैसे से बढ़ते आते हैं, कभी कभी ब्लाइंड ओबीडियंस की भावना भी देखने लगती है। तो ये जो तीन अवस्थाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी, तीन अवस्थाओं में मैंने प्रस्तुत करी क्या, कि मोरल रियलिज्म में क्या होता है कि बच्चे जो है सारी कुछ एक्सटर्नल होती है, सारा कुछ दबाव में बच्चे करते हैं, और यहाँ पे जो वस्तुएं वास्तविक है उसी वास्तविक पर यह अपने नियमों को समझ लेते हैं, यहीं पे उसी आधार पे अपना नियम बनाते हैं, और उसी आधार पे जो है स्वीकार करते हैं, जो भी नैतिकता होती है, अनैतिक नैतिक दोनों को वह रियल सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, जो दबाव देते हैं उसी के आधार पर स्वीकार करते हैं। तो यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक की चलती है। यहाँ वाली मोरल इक्वलिटी में क्या बात होती है, तो मोरल इक्वलिटी जो है वो ट्रांजिशन पीरियड की बात कहलाती है। ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें जो है बात कही जाती है कि बच्चे जितना लेते हैं उतना ही देते हैं। बच्चे जो है रेसिप्रोकल की भावना जानते हैं, जितना हमको पनिश मिला उतना पनिश उसको भी मिलना चाहिए। तो इसमें बच्चे जो है अपना कॉमन सेट ऑफ रूल बनाते हैं और ऑनेस्टी मानते हैं। इनके अंदर में ईगोसेंट्रिक प्ले से वह जो है वो कोऑपरेटिव प्ले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी का ठेप, ये जो बात है इसी का ठीक उल्टा यहाँ पे है। आप ये ध्यान करिएगा, जो मोरल रियलिज्म है वही मोरल रियलिज्म और मोरल रिलेटिविज्म, ये दोनों क्या है, सीधा अपोज है, सीधा विरोध है। ये कहता है एक्सटर्नल मोरालिटी, ये कहता है इंटरनल मोरालिटी, ये कहता है एक्सटर्नल मोरालिटी, तो ये कहता है इंटरनल मोरालिटी। ये कहता है कि जो है मोरालिटी ऑफ द कंस्टेंट, तो ये कहता है क्या,
ऑटोनोमस मोरलिटी। यहाँ पे जो है वो ब्लाइंड फेथ करते हैं, यहाँ पे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते हैं, जो जो कहा जाता है उतना ही करते हैं। यहाँ पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, यहाँ पे जो कहा जाता है वही करते हैं। यहाँ पे बच्चे अपना नियम खुद बनाने लगते हैं। यहाँ पे जो नियम पहले के बने होते हैं, जो पहले के नियम बने होते हैं, उसी नियमों को बच्चे मानते हैं। तो ये जो है ठीक उसका क्या है, उल्टा है। ठीक उसका यहाँ पे जो रियल में है, जो कहा जाता है उसी को बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे बच्चे अपना खुद से जो वास्तव में है, यहाँ पे जो लगता है, जो रिलेट होता है, उसी रिलेट को लेकर के काम करते हैं। यानी किसके साथ में क्या रिलेट होगा, यहाँ पे तो कहा गया कि ये गलत किया है तो गलत किया है, जैसे 4 कप की बात करें, 4 कप में गलत किया है तो गलत किया है। यहाँ 4 कप टूटा तो इसने भी तोड़ा, अब यहाँ पे भी तोड़ा है, एक ही कप तोड़ा है, यहाँ पे 4 कप तोड़ा है, इसने एक ही कप तोड़ा है या 2 ही कप तोड़ा है, तो 2 कप तोड़ा है, यहाँ पे 4 कप तोड़ा है, तो गलती किसकी भी है, इसको ज्यादा, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये कहता है इसको ज्यादा नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये कहता है, ये अपना नियम बनाता है, नियम रिलेट करता है किसके साथ में, सिचुएशन के साथ में, कि यहाँ इसने इंटेंशनली नहीं किया है और इसने इंटेंशनली किया है, तो उसके साथ में वो रिलेट करता है। इसलिए उसको कहते हैं क्या, रिलेटिविज्म। और यह खाली सीधे सीधे जो दिखता है उसी पर यह विश्वास करता है। तो इसलिए दोनों क्या है, आपस में विरोधी हैं। तो ये आपको मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म, इन तीनों का फर्क मैंने आपके सामने बोर्ड पे इस तरह से रख दिया है। आप इसका स्नैप लेना चाहो तो ले लो, या आपने अगर लिख लिया हो तो लिख लीजिए। तो इस तरह से जो है ये तीनों स्तर पे पियाजे जी ने बताया कि ये विकास होता है, और इसके अलावा जो है बहुत कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी और है, इसको 4 चरणों में और अलग अलग रूपों में बताया गया, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। चलिए, हो गया हो तो आगे बढ़े। आपने ये सीख लिया, तो इसी पे 4 चरण और हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैसेज, ओके, चलिए। तो ये बात हो गई। अब यहां से बढ़ते हैं आगे। स्टेज भी बताए, यहाँ तो स्तर बताए हैं, थोड़े स्टेज उन्होंने बताए हैं, 4 स्टेज जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन, हालांकि इसमें से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जो है, अभी ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके की, क्योंकि अभी प्रश्न जो है ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको सब याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, सभी टर्मिनोलॉजी भी जो है आती है। मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों की बातें मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको पता रहे। अब जो है यहाँ से 4 चरण बताते हैं, उन 4 चरणों को समझ लेते हैं। नैतिक विकास की अवस्था यहाँ से बताते हैं। अभी तक तो स्तर बताया था, लेवल, ये लेवल बताया था, अब स्टेज बताते हैं। हालांकि नेम सब एक ही जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस थोड़े दूसरे तरीके से, उसी को दूसरे तरीके से बता दिया। अब यहाँ पे अवस्था समझते हैं। स्टेज जो है, यहाँ पे 4 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया है। 4 अवस्थाओं में स्टेज को 4 अवस्थाओं में बनाया है। 4 अवस्थाएं क्या क्या बनाई है इन्होंने? पहले कहा है एनोमी स्टेज, पहले को कहा है इन्होंने एनोमी स्टेज, एनोमी स्टेज। दूसरे को इन्होंने कहा क्या, कि दूसरे को कहा इन्होंने हेट्रोनोमी स्टेज, हेट्रोनोमी स्टेज। जो चौथा था उसको कहा उन्होंने हेट्रोसिटी, हेट्रोसिटी या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोसिटी। अब ये आप जो हमने पीछे पढ़ा है उससे हम रिलेट करेंगे। अगली जो है ऑटोनोमी, एडोलसेंस, स्टेज। ये स्टेज हो गई, ये स्टेज हो गई। चलिए, अब इसको जो है अलग अलग जो है अवस्था में इन्होंने बांटा और अलग अलग नाम दिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो है 4 वर्ष बताया, 4 वर्ष तक बताया इसको। और इसको क्या बताया? इसको बताया जो 4 से लेकर के 8 वर्ष तक, इसको बताया 4 से 8 वर्ष तक। और इसको क्या बताया? जो रेसिप्रोसिटी को 8 से 13 वर्ष, हमने पीछे पढ़ा था 8 से 12 वर्ष, 8 से 13 वर्ष या 8 से 12 वर्ष ही मान लीजिए, 8 से 12 वर्ष। और यहाँ 12 वर्ष से ऊपर, 12 से ऊपर, 12 से ऊपर। यहाँ पे 7 वर्ष बताया था, चलिए हम 7 ही लिख लेते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ भी 7 ही लिख लेते हैं, एकदम जो है वो एक जैसा ही रहे।
तो 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 8 से 12 वर्ष। कहीं कहीं इसको 8 भी, 7 से 8 भी माना जाता है। अब ये समझ करके देखिएगा, 7 से 8 भी माना जाता है। तो यहाँ पे 8 से 12 हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है होते रहता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है जो पियाजे जी ने बताया था। तो 4 वर्ष, 4 से 7 या 8 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से ऊपर। अगर प्रश्न आएगा तो आप इस तरह से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या बात कही जा रही है, इसमें कौन सा ज्यादा रिलेट हो रहा है, वो आप समझ ले। दोनों का आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा, दिखेगा तो आप वहां पे समझ लीजिएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक से दो का मीनिंग अंतर होता है, तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा कि कहां से आ रहा है। तो चलिए इसको जो है हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में क्या बात करेगी उसको समझ लेते हैं। कभी कभी हिंदी में भी आता है। हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिमानहीनता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परायत्त सत्ता। परायत्त सत्ता। और इसको क्या कहते हैं, परायत्तता पारस्परिकता। परायत्तता पारस्परिकता, इसको कहते हैं पारस्परिकता। और इसको कहते हैं क्या, स्वायत्तता किशोरवाद। स्वायत्तता किशोरावस्था, ये है इसके हिंदी के नाम। हिंदी के नाम। चलिए अब समझ लेते हैं इसमें क्या बात कही गई है, क्या होता है। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं एक एक अवस्थाओं की। बहुत जल्दी से चर्चा हो जाएगी क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया हुआ। वही सेम चीज यहाँ पे रिपीटेशन होगी, वही सेम चीज यहाँ पे रिपीटेशन होगी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। यह जो अवस्था है बिल्कुल एक्सटर्नल है, यह जो है यह बिल्कुल एक्सटर्नल इफेक्ट्स होता है। इसमें सारे कुछ जो है वह, इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई कानून नहीं होता है। जो कुछ है सब कुछ, मतलब यहाँ पे बच्चे को कुछ पता नहीं कौन क्या नियम है क्या नहीं है। सारा बच्चा जो जिसने कहा था वो बच्चा ने स्वीकार कर लिया। ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स इसमें दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक्सटर्नल इफेक्ट्स इसमें दिखाई पड़ता है, यानी जो भी बाहरी वाह्य चीजें हैं, वाह्य भाग जो है वो वाह्य भाग जैसा कहेंगे वैसा बच्चे ने स्वीकार कर लिया, वैसी मोरलिटी अंदर इसके अंदर में आ गई। इसके अंदर में कोई नियम जो है वो नहीं होता है। यह विदाउट लॉ की होती है। विदाउट लॉ मतलब बिना नियम के, बिना नियम के जो है यह अवस्था होती है। इसमें बच्चा ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। बच्चा ना तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। नाइदर मोरल, नाइदर इमोरल और नाइदर मोरल। ना तो नैतिक, ना तो नाइदर मोरल, नॉर नाइदर मोरल नॉर इमोरल। तो यह ना तो मोरल होता है ना तो इमोरल होता है। ये दोनों बातें यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे सामाजिक बंधन क्या होता है, सामाजिक कानून क्या होता है, उससे बच्चा बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसको पता ही नहीं होता है। सामाजिक बंधन क्या होता है, सामाजिक बंधन, कानून, नियम से अनभिज्ञ होता है बच्चा। अनभिज्ञ, इस अवस्था में बच्चे को पता नहीं होता है। यहाँ तक बच्चे को कोई मोरलिटी पता नहीं होती है। यहाँ पे वह कहां से, यहाँ जो बच्चा है वह सब कहां से, उसका जो परिणाम क्या होता है, तो परिणाम इसका जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस से होता है। मतलब जो है वो प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम होता है। यहाँ पे प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम, प्राकृतिक अनुशासन, बच्चे को प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यानी वह नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इसके अंदर में दिखाई पड़ती हैं। या यहाँ पे जो भी होता है क्या है, वो जो सामने दिख रहा है उसी को जी लेता है, कर लेता है। तो ये चीजें इसके अंदर में दिखाई होती है। यहाँ पे मोरलिटी जो है वो जीरो होती है। मोरलिटी का ज्ञान बच्चे के अंदर में जीरो होता है, ना तो मोरल है ना तो इमोरल है। यहाँ पे ये चीज दिखाई पड़ती है। चलिए आगे आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे बच्चा दंड और पुरस्कार से प्रभावित होता है। इस अवस्था में कहा गया बच्चा दंड और पुरस्कार से प्रभावित होता है। जैसा दंड मिलेगा, दंड व पुरस्कार से प्रभावित होता है। दंड व पुरस्कार से प्रभावित होता है बच्चा। तो जितना दंड मिलेगा, जितना उसको मिलेगा, और पुरस्कार जितना मिलेगा, दंड मिलेगा तो काम नहीं करेगा, और पुरस्कार मिलेगा तो वह काम के लिए प्रेरित होगा। तो दंड व पुरस्कार से बच्चा यहाँ पे प्रभावित होता है। यहाँ पे बच्चे को उसके आचरण देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को आचरण देने के लिए, अच्छा आचरण करने के लिए, आचरण करने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको मतलब माहौल देते हैं, के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को क्या कहता है, अच्छा बच्चा आचरण करे। इसलिए यहाँ पे हालांकि जो है ये
पियाजे जी प्रशिक्षण पर कोई मानते नहीं है कि बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है। या ट्रेनिंग कहाँ है, बच्चों को माहौल देना है। यहाँ पे प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या है, यह समझ के रखिएगा। प्रशिक्षण से तात्पर्य पियाजे जी प्रशिक्षण पर जो है वो मानते नहीं है, बोलते हैं प्रशिक्षण नहीं देना है, प्रशिक्षण बच्चे के अंदर नहीं आता है, बच्चा सारा कुछ जो है वो अपने सीखेगा। तो यहाँ पे बस माहौल में जो माहौल है, माहौल से बच्चा क्या करता है, वहां से सीख लेता है। यानी वैसा माहौल क्रिएट करना, एक्सपोजर जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं एक्सपोजर। यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देनी है, यहाँ पे जो प्रशिक्षण है इसका संबंध है एक्सपोजर से, कि बच्चे को वैसा एक्सपोजर मिलेगा तो वही सही करेगा। आप अगर निगेटिव एक्सपोजर दोगे तो बच्चा निगेटिव मोरालिटी उसके अंदर में आएगी, अगर पॉजिटिव एक्सपोजर दोगे तो बच्चे के अंदर में पॉजिटिव मोरालिटी आएगी। तो ये जो है यहाँ पे ये बात कही जा रही है। और क्या, तो बच्चा जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल कंसिक्वेंस करता है, यानी जो बनाया जाता है वैसा ही करता है। यहाँ पे क्या था, बच्चा प्राकृतिक, यहाँ पे जो प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम होता है, जबकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कृत्रिम अनुशासन का परिणाम होता है। यहाँ पे लोग बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, यहाँ पे इनको यहाँ पालन करना है। बच्चे को पहले पता नहीं था कि इसको छूना है नहीं छूना है, ये बच्चा जो भी आता था उसको छू देता था, जो भी आता था उसको कर लेता था। यहाँ सब प्राकृतिक था बच्चा, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा नहीं इसको छूना नहीं है, बच्चा उसके प्रति नहीं छूना भाई, नहीं छूना है, नहीं छूना है। तो नाना हाँ हाँ, नाना हाँ हाँ, नाना हाँ, इसकी भावना बच्चे के अंदर में आ जाती है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं प्राकृतिक की जगह पे इसको कहते हैं कृत्रिम, इसको कहते हैं कृत्रिम अनुशासन का परिणाम, कृत्रिम अनुशासन का परिणाम। यह किसका परिणाम होता है, तो कृत्रिम अनुशासन का परिणाम होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल कंसिक्वेंस यहाँ पे बच्चे के अंदर में दिखाई देने लगता है। तो ये सब चीजें जो है ये 4 से 7 और 8 वर्ष की अवस्था में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे यह भी क्या है, यह भी एक्सटर्नल इफेक्ट ही है, यहाँ भी एक्सटर्नल इफेक्ट ही है, इसको भी एक्सटर्नल इफेक्ट ही कहेंगे, एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट। और जो हमने पीछे बात करी थी, क्या, तो हमने पीछे पहली वाली अवस्था में क्या बात करी थी, मोरल रियलिज्म। यहाँ पे भी मोरल रियलिज्म ही दिखाई पड़ता है, मोरल रियलिज्म। और इसमें भी क्या है, मोरल रियलिज्म ही दिखाई पड़ता है, मोरल रियलिज्म इसमें भी दिखाई पड़ता है और इसमें भी दिखाई पड़ता है, और एक्सटर्नल इफेक्ट इसके अंदर में दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हो गया, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है हेट्रोसिटी रेसिप्रोकल, जहां पे बच्चा क्या आदान प्रदान वाली, जो हमने दूसरी वाले समय बताया था, इक्वलिटी, तो इक्वलिटी वाली सारी भावनाएं इसके अंदर में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ अपने समान पीयर्स के साथ में सहयोग पर बल देता है और विचारों का आदान प्रदान करता है। अपने पीयर्स के साथ जो है वह सहयोग पर बल देता है, सहयोग पर बल देता है, तथा रेसिप्रोकल की भावना आती है, रेसिप्रोकल पनिशमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ता है, रेसिप्रोकल पनिशमेंट दिखाई पड़ता है, तथा मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन दिखाई पड़ता है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन जो है इसके अंदर में दिखाई देता है इस वाली अवस्था में। अब यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चा वह स्वयं से समझने लगता है। बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में समझने लगता है, इसके बारे में समझने लगता है। यहाँ पे एक शब्द है समझने लगता है, समझने लगता है, जबकि इसमें वह क्या करना है क्या नहीं करना उसको करने लगता है। यहाँ पे समझ आ जाती है बट यहाँ पे करता नहीं, यहाँ पे करने लगता है। इस वाली अवस्था में जब रिलेटिविज्म में आता है बच्चा, जब रिलेटिविज्म में आता है और ऑटोनॉमी एडोलसेंस में आता है तो बच्चा वहां पे करने लगता है। तो यह जो अवस्था, इस वाली अवस्था को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इक्वलिटी, मोरल इक्वलिटी, इसे मोरल इक्वलिटी कहते हैं। और ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। जबकि यहाँ चलते हैं, इसमें आते हैं, इसमें क्या बात कही जा रही है, यहाँ वही तीनों बातें यहाँ भी हैं, यहाँ तीनों बातें वहां यहाँ भी हैं। एक चीज खाली है जो है एनोमी स्टेज बढ़ गई है। इसको जो वाली अवस्था थी उसको हेट्रोनोमी स्टेज कहते हैं, हेट्रोनोमी स्टेज 1, और इसको हेट्रोनोमी स्टेज 2 कहते हैं। या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, तो आप यह इसको याद रखे रहिएगा, हेट्रोनोमी स्टेज 1 और हेट्रोनोमी स्टेज 2 इस तरह से भी कहा जाता है। इसको अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अब वही जो है इसमें जब हम बात करते हैं स्वायत्तावस्था में, यहाँ पे बच्चे क्या है, वह किशोर रूप में अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं। बच्चे जो है अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं, इस अवस्था में अपनी समझ को, किशोर अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं, किशोर अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं। और ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल
मोरलिटी, इसको एक्सटर्नल मोरलिटी भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल मोरलिटी कहते हैं। और इसको इसको क्या कहते हैं, मोरल रिलेटिविज्म भी कहते हैं, मोरल रिलेटिविज्म, इसको मोरल रिलेटिविज्म भी कहते हैं। यहाँ पे अपना जो है वह वयस्कों के जैसा सम्मान चाहता है। क्या, यहाँ पे बच्चा जो है वह वयस्कों के जैसा सम्मान चाहता है। वयस्क को जैसे सम्मान मिलता है वैसा ही यह बच्चा अपने को भी चाहता है, वयस्कों के जैसा, वयस्कों के जैसा सम्मान की इच्छा रखता है, वयस्कों के जैसा सम्मान की इच्छा रखता है। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग अवस्था में, 4 अवस्थाओं में बताया गया है, 4 अवस्थाओं में नाम दिया गया है, एनोमी स्टेज, हेटेरोनॉमी स्टेज, हेटेरोसिटी रेसिप्रोसिटी स्टेज और ऑटोनॉमी स्टेज। ये 4 स्टेज के बारे में चर्चा करी गई है। 4 स्टेज में कहीं कहीं प्रश्न इसके बारे में भी पूछा जाता है कि एनोमी स्टेज क्या होती है। एनोमी स्टेज जिसमें कि बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, ना तो अनैतिकता, ना तो अनैतिक होता है, ना तो अनैतिक होता है, जो एनोमी स्टेज में होता है। एनोमी स्टेज में बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, वह प्रतिमानहीनता होती है, उसके अंदर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना होता है, उस अंदर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना होता है, वो प्रतिमानहीनता होती है, इसे कहते हैं प्रतिमानहीनता। ये 4 वर्ष तक होती है या 4 वर्ष से नीचे तक की होती है। या ये इसको कहते हैं हेटेरोनॉमी स्टेज, जिसमें कि बच्चा जो है उसको पता हो जाता है और वह एक्सटर्नल दबाव में, एक्सटर्नल दबाव में, बाह्य दबाव में, समाज के मम्मी पापा के सबके दबाव में वो सारी बातें करता है। और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट, या फिर इसको कहते हैं जो वास्तव में चीज है उस वास्तव में चीजों पर वो जो देखता है वैसा ही वह करता है। तो इसको कहते हैं, ये भी ये अवस्था कहते हैं यहाँ पे बच्चा दंड और पुरस्कार से, दंड और पुरस्कार से प्रभावित होकर के सारी बातें करता है। और यहाँ पे जो है कृत्रिम अनुशासन इसके लिए बनाया जाता है और कृत्रिम अनुशासन को बच्चा स्वीकार करता है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ने लगता है। अब इसी को आधार बना करके, इसी को आधार बना करके इसी पर उन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज बनाया, इसी पर उन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज बनाया। इसने आगे जाकर के जब कोहलबर्ग की बात करें तो उसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बताया, इसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बताया। और ये वाली बात में उन्होंने जोड़ दिया, इसमें नियम बना दिया, इसमें नियम निर्धारित कर दिया, इसको जो उन्होंने क्या कन्वेंशनल स्टेज बता दिया। इसी को 1 2 3, इन्हीं 2 तीनों को आगे जाकर के उन्होंने थोड़ा सा और इलोबरेट किया, इन्होंने और इलोबरेट किया, किसने, उन्होंने और थोड़ा सा और प्रयोग किया, प्रयोगों को करके जो है कोहलबर्ग ने इसी को 1 अवस्था, 2 अवस्था और 3 अवस्था, इन्हीं तीनों अवस्थाओं को जो है उन्होंने और इलोबरेट करके बना दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जहां पे कि पियाजे जी क्या कहते थे, पियाजे जी कहते थे उनकी कैसी स्टेज थी, तो कहते थे कि मोरल रियलिज्म है, मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म है। ये तीन बातों को यह कहते थे, जबकि वह उसको दूसरे रूपों में समझाते हैं। तो इस तरह से आपके सामने पूरा का पूरा जो मैंने स्टेज आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से जो है ये यहाँ आज हमारा जो इनका जो तात्पर्य था, इनका जीन पियाजे का जो है थियरी मैंने आपको समझा दिया कि इसमें तीन कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट क्या कि मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म। ये 3 कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट को आगे जाकर के 4 कॉन्सेप्ट में बनाया गया। 4 कॉन्सेप्ट बनाया गया क्या कि एनोमी स्टेज, हेटेरोनॉमी स्टेज, हेटेरोसिटी और रेसिप्रोसिटी स्टेज और एटोनॉमी जो है ऑटोनॉमी स्टेज, ये वाली स्टेज जो है उनको बनाया गया। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेज है जो कि स्टेज आपके सामने मैंने प्रदर्शित किए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ तक जो है वो खत्म होता है। आज जो पियाजे का जो थ्योरी थी, पियाजे की थ्योरी इतनी थ्योरी थी, बहुत बेस इन्होंने बताया जो है, बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि इन्होंने इस पर काम नहीं किया। काम तो पहले शुरू इन्होंने इस पर ही किया था, बट आगे इसको छोड़ करके वह कॉग्निटिव थ्योरी बनाने लगे, कॉग्निटिव पर काम करने लगे, तो ये जो है छोड़ दिया उन्होंने और इसी को बेस बना करके कोहलबर्ग जो है उसको आगे लेके गए। क्या तो समझ आया? चलिए तो हम आगे चलते हैं। आगे आपके जो है आज सौजा से ले लेते हैं। यहाँ तक हम तो खत्म हो गया, तो सौजा से लेते हैं। अगर किसी कोई कंफ्यूजन रहेंगे तो हमसे पूछ सकता है। सौजा से लेते हैं यहाँ से।